हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बिहारी एक सीधा और सरल स्वभाव का इंसान है जो पेशे से डॉक्टर है, जिसकी नियुक्ति हाल ही में राजस्थान के गांव चिंताड़ू कला में हुई है। उम्र यही कोई 30-32 होगी। लक्ष्य प्राप्ति के जुनून के कारण अभी तक कुंवारे ही हैं, इसलिए उन्हें गांव में रहने में रोज किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी समय पर भोजन नहीं बन पाता, कभी पीने का पानी खत्म हो जाता है। ऐसी कई समस्याएं रोज की बात हो गई थी। शहर में तो कई होटल रेस्तरां देर रात तक खुले मिल जाते थे, पर यहाँ तो सूर्यास्त के बाद सन्नाटा पसर जाता था। गांव में एक बहुत ही पुराना हैंडपंप था जो बिहारी के घर से कुछ ही दूरी पर था। बस एक यही हैंडपंप बिहारी के लिए सुलभ था, जहाँ से उसके पीने के पानी की समस्या तुरंत हल हो जाया करती थी। बिहारी के अतिरिक्त इक्के दुक्के लोग ही उस हैंडपंप से पानी लिया करते थे। वजह थी हैंडपंप से जुड़ी एक कहानी जो भूत से संबंधित थी। कई बार बिहारी जब पानी के लिए हैंडपंप पर जाता तो चौपाल पर बैठे सत्तू काका उसे वहां न जाने की हिदायत देते और कहते, बेटा मेरे घर कुआं है, वहां चला जाया करो, थोड़ी ही दूर है। फिर तो तुम ठहरे गबरू जवान तो कोई समस्या भी नहीं होगी, थोड़ा और चल लेने पर। बिहारी हंसकर काका से कहता है, क्या काका आप भी विज्ञान के युग में ऐसी मनगढ़ंत कहानी पर अब तक विश्वास किए हुए हो? ये सब फिजूल की अफवाह है जिसे उस दौर में फैलाया गया होगा जब पानी की किल्लत के कारण दूसरे गांव जाना पड़ता था। ये कहानी जरूर किसी आलसी व्यक्ति के दिमाग की उपज रही होगी जो लोगों को डराकर खुद यहाँ से पानी भरता होगा। सत्तू काका को कई बार बिहारी की बात सही भी लगती, फिर उनके जहन में वह घटना किसी बिजली की तरह कौंध उठती जो बारिश के समय देर रात को अपने घर लौटते वक्त उनके साथ घटित हुई थी। बात उन दिनों की है जब सत्तू काका यानी सत्य प्रकाश त्रिपाठी युवा थे और नौकरी के लिए जयपुर जाते थे। बारिश के दिन थे। तेज बारिश के कारण सत्य प्रकाश आज अपने दफ्तर में ही बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश भी मानो उन्हें चिढ़ा रही हो। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी तेज होने लगी। सत्य प्रकाश के सब्र का बांध भी टूट गया। छाता उठाकर चपरासी से राम राम कहकर वे अपने गांव चिंताड़ू कला की ओर चल दिए। दुपहिया वाहन के चालक के लिए छाता का कोई काम नहीं होता। यह सोचकर अपना छाता बंद करके गाड़ी स्टार्ट करते हुए खुद से ही बुदबुदाते हुए कहने लगे, चलिए सत्तू महाराज, आपकी पालकी तैयार है। सत्तू अपनी गाड़ी की धीमी चाल पर बड़ी चिढ़ हुआ करती थी, इसलिए उसकी तुलना बैलगाड़ी से न करते हुए पालकी से करते। बारिश भी अब कुछ कम हो गई थी। शहर की चकाचौंध अब पीछे रह गई थी। ग्रामीण क्षेत्र लगते ही सड़क और रोशनी की समस्या शुरू हो जाती थी। चारों तरफ खेत या फिर घने जंगल ही मिलते और मीलों दूर तक फैला सन्नाटा जिसमें साए साए करती हवा की आवाज़ बड़ी भयानक लगती थी। अपने गांव की सीमा में प्रवेश करते ही सत्यप्रकाश को ऐसा महसूस होता जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। ऐसे ही गर्वान्वित होते हुए उनकी नज़र पुराने हैंडपंप पर पड़ी। वहां घूंघट ओढ़े एक महिला हैंडपंप चला रही थी। हैंडपंप के चलते ही आवाज़ के साथ साथ उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। सत्यप्रकाश को देखते हुए बहुत अजीब लगा कि इतनी रात को भी बारिश में कौन जो हैंडपंप पर पानी भर रही है। सत्यप्रकाश कुछ महीने पहले ही गांव में रहने आए थे, इसलिए किसी को खास परिचित नहीं थे। फिर भी उन्हें वहां से चुपचाप गुजरना ठीक नहीं लगा। हैंडपंप के नज़दीक आते उन्होंने गाड़ी पर बैठी हुई एक महिला से कहा, सुनिए, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं किया देता हूँ। रात बहुत हो गई है, आप कहीं अकेले यहाँ होना उचित नहीं है। महिला ने बस नामे सिर हिला दिया और हैंडपंप चलाना बंद कर दिया। सत्यप्रकाश ने कहा कि अगर आपने घड़ा भर लिया हो तो गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं अपने आप को घर तक छोड़ देता हूँ। महिला ने सहमति जताते हुए इस बार हाँ में सिर हिला दिया और गाड़ी पर बैठ गई। सत्यप्रकाश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वह अपने बारे में बताने लगा। महिला चुपचाप सुनती रही। बीच बीच में चूड़ी की आवाज़ भी आ जाती। सत्यप्रकाश का घर हैंडपंप से कुछ ही दूरी पर था। अपने घर पर गाड़ी रोकते हुए सत्यप्रकाश ने कहा, मेरा तो घर आ गया, अब आप अपना बता दीजिए तो मैं आपको वहाँ छोड़ जाऊँ। पर एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में आवाज़ आया, पुराना हैंडपंप। वो बहुत ही दिल दहला देने वाली आवाज़ थी। सत्यप्रकाश सुनकर ठिठक गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देख सके। फिर भी भगवान को याद करते ही जैसे उसने पीछे देखा, एक आकृति हवा में उससे कुछ ही दूरी पर थी।
यह दृश्य देखकर उसने चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, हाथ पांव थिथल उठे, घिघी बद गई, मुंह से शब्द नहीं निकले। वह भूत बना खड़ा रहा। आकृति हवा में कुछ देर लहराती रही, फिर पुराने हैंडपंप की दिशा की ओर तेजी से चली गई। इस घटना के बाद सत्यप्रकाश सप्ताह भर तक घर से नहीं निकले। उनके एक मित्र उनसे मिलने आए तो पता चला उन्हें 103 डिग्री बुखार है। सत्यप्रकाश ने मित्र से कहा, कैसे भी हो जयपुर में ही किराए का घर दिलवा दो, चाहे मेरी तनख्वाह की दुगनी कीमत ही हो। सस्ते घर के कारण तुमने मुझे यहाँ गांव में घर दिलवा दिया और अब मुझे रोज़ आने जाने में समस्या होती है। मित्र ने कहा, शुक्र मनाओ खुद का मकान है, बीवी बच्चों के साथ सुखी से रहते हो, वरना मुखर्जी को देखो कितने परेशान हैं बेचारे। सत्यप्रकाश, भैया अब तुम्हें कैसे समझाएं। सत्यप्रकाश अपनी अब बीती को मित्र के साथ साझा करने में संकुचा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी बात पर सबका उनका मखौल उड़ाएंगे। मन ही मन उन्होंने यह तय किया, नाहक इस हादसे का पात्र बनने से अच्छा है अन्य किसी उपाय के माध्यम से इस पुराने हैंडपंप के गांव से पिंड छुड़ाना होगा। अचानक तेजी से एक गेंद सत्तू काका के पास से गुजरी और उनके विचारों की तंत्रा टूटी। वे अतीत की गहराइयों खाइयों से वर्तमान के धरातल पर आ पहुँचे। सूर्य हाथ में बल्ला लिए उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। उनके नज़दीक पहुंचकर तुतलाई बोली, मैं कहा, दादाजी आप तो लद्दी तो नहीं, आप बाल थे दे तो नहीं, देखा आपने, मैंने तो ऐसा तोता मारा। सत्तू ने उसकी और प्यार भरी निगाह से देखा और हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इस गांव में ठहर गए ये क्या कम सबूत है बहादुरी का कि इस मामूली गेंद की चोट से डर जाऊं। सत्तू काका अपने ही घर की ओर चल दिए। संध्या का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। घंटा ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। हॉस्पिटल में बैठे सेवक बिहारी यानी बांके बिहारी मालवीय को दूर से सुनाई देता घंटा ध्वनि भाव विभोर कर रही थी। एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए बिहारी ने मन ही मन संकल्प किया, हे भोलेनाथ, कभी तो मुझे अवकाश दिलाओ ताकि मैं भी आरती में उपस्थित हो सकूं। तभी वार्ड बॉय ने कमरे में प्रवेश किया और बिहारी से कहा, सर एक इमरजेंसी है, आपको तुरंत जाना होगा। स्टेथोस्कोप को उठाते हुए बिहारी ने कहा, शंकर जल्दी से मेरे जाने का इंतजाम करो, डिलीवरी केस था। बिहारी ने तत्काल पहुंचकर मरीज को जयपुर रेफर करने की बात कही। हरदयाल मजदूरी करके आजीविका चलाता था, उसके लिए तुरंत जयपुर जाना सहज नहीं था। बिहारी ने हरदयाल की परिस्थिति को भांप लिया। हरदयाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बिहारी बोला, चिंता न करो, जयपुर तक ले जाने का जिम्मा मेरा, जरूरी सामान और मेडिकल रिकॉर्ड रख लो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हरदयाल हाथ जोड़कर निशब्द खड़ा रहा। बिहारी उसके दोनों हाथों पर अपनी हथेली रखकर अपनापन जताते हुए वहाँ से तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में बिहारी की गाड़ी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गई। हरदयाल अपनी पत्नी को सहारा देकर चलता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही बिहारी था, जो फ़ोन को कंधे और कान के बीच लगाए हुए किसी से बात कर रहा था और एक हाथ में फाइल लिए उसमें जानकारी दे रहा था। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके बिहारी ने हरदयाल को फाइल सौंपते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ इलाज अच्छे से हो जाएगा, अब मैं चलता हूँ। हरदयाल, मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा, कहते हुए बिहारी के पैर छूने के लिए झुका था कि बिहारी ने उसे पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, यह तो मेरा फ़र्ज़ था, आपको कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन लगा लीजिएगा। हरदयाल दूर जाते हुए बिहारी को नम आँखों से देखता रहा। व्यस्तता के लंबे अंतराल के बाद आज शहर में आकर बिहारी की थोड़ी राहत महसूस हुई। बिहारी ने हॉस्पिटल से सीधे सरस पॉइंट की ओर रुख किया। कार पार्क करके तुरंत स्टॉल की ओर कदम बढ़ा दिए। भीड़ को चीरता हुआ बिहारी स्टॉल पर पहुंच गया। उसने अपने पसंदीदा पनीर पकौड़े और लस्सी ऑर्डर की। पनीर पकौड़े का लुत्फ लेते हुए बिहारी को उसका पुराना दोस्त मिल गया जो जयपुर में ही रहता है। हेलो बिहारी, हाउ आर डू यू? बिहारी, वेरी वेल, व्हाट अबाउट यू? दोस्त, सेम हियर। यार तू तो छुपा रुस्तम निकला, नाराज़ हूँ तुझसे। जयपुर में है और बताया भी नहीं। बिहारी, जयपुर में होता तो ज़रूर बताता। मेरी पोस्टिंग जयपुर के पास चित्ताड़ू कला गांव में हुई है। आज भी काम के सिलसिले में जयपुर आया था, छुट्टी ही नहीं मिल रही है, वरना तुझसे मिलने कब का आ गया होता। चित्ताड़ू कला का नाम सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। तू वहाँ रहता कैसे है भाई?
बिहारी हंसते हुए बोले, जैसे सब रहते हैं। विक्रम, अबे वो भूतिया गांव है। बिहारी, ओह तो तू भी दिकियानुसी अफवाहों को मानता है। विक्रम, भाई कसम से यह कोई अफवाह नहीं है। चिंताड़ू कला मेरे ननिहाल है। बचपन से कई किस्से सुनते आया हूँ। बिहारी, किस्से ही हो तो अफवाह की जननी है। किसी ने कोई कहानी बनाई, फिर सदियों तक किसी ने फैलाई। कोई तथ्यात्मक सबूत है? विक्रम हिचकिचाते हुए, नहीं, बस बड़े बुजुर्गों वो कुछ दोस्तों से सुना है। बिहारी, यही तो, जब तक खुद आंखों से न देख लो, जांच न लो, तब तक सच मत मानो। समझे विक्रम द वाइरियर? विक्रम, समझ गया बिहारी द साइंटिस्ट। दोनों मित्र आपस में हंसी ठिठोल करते रहे। बिहारी ने घड़ी देखा तो कहा, ओ नो, वक्त का पता ही नहीं चला, 12 बज गए। चल मिलते हैं फिर कभी, अभी के लिए गुड बाय। विक्रम, आज रात मेरे घर ठहर जा, सुबह जल्दी चले जाना। वैसे भी रात को कभी भूत दिख गया तो आज ही तेरी सच में सामना हो जाएगी। चुटकी लेते हुए विक्रम ने कहा। बिहारी, अरे नहीं यार, नई पोस्टिंग है, फिर सरकारी नौकरी, पेशा भी ऐसा है कि जरा सी चूक और भारी नुकसान। नजाकत को समझते हुए विक्रम ने कहा, ठीक है, पहुंचकर फ़ोन करना। विक्रम ने अलविदा लेकर बिहारी अपने गांव की ओर चल पड़ा। सुनसान सड़क, चारों ओर घने जंगल डरावने लग रहे थे। बिहारी ने म्यूजिक ऑन कर दिया। संगीत लहरियों से वातावरण बदल सा गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बिहारी गाने के साथ खुद भी गुनगुनाता हुआ मस्ती से कार ड्राइव कर रहा था। वह अब चिंताड़ू कला की सीमा में प्रवेश कर गया था। उसे पता ही नहीं चला। गांव में प्रवेश पाते ही साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया। वह जानता था कि गांव में सभी जल्दी सो जाते हैं और म्यूजिक नींद में बाधा पहुंचाएगा। बिहारी को हैंडपंप चलने की आवाज़ आई। उसे याद आया कि आज तो पीने का पानी भरा ही नहीं। वह कार को हैंडपंप की ओर ले गया। उसने हैंडपंप के ठीक सामने कार रोक दी और बोतल लेकर कार के बाहर आया तो देखा हैंडपंप को एक महिला चला रही थी। बिहारी चुपचाप महिला से थोड़ा कुछ दूर उसके पीछे खड़ा होकर अपनी बारिश की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद भी जब महिला का घड़ा नहीं भर पाया तो बिहारी हैंडपंप की ओर आ गया। महिला घूंघट ओढ़ी थी, इसलिए उम्र का अंदाजा पाना बहुत मुश्किल था। उसके कारण संबोधित करने में समस्या भी थी और बिहारी ब्रह्मचारी स्वभाव का था। वह महिला से बातचीत करने में कतराता था। बिहारी उधेड़बुन में था, तभी उसकी नज़र घड़े पर पड़ी। आकार के हिसाब से तो घड़े को 5 मिनट में ही भर जाना चाहिए। यह कौन सा साइंस है? यह बिहारी की समझ नहीं आया। तभी उसके दिमाग में ने काम किया, अरे इनका घड़ा मिट्टी का है और इसमें छेद होगा, तभी ये भर नहीं रही है, पर ये पूरा नहीं हो पा रहा है। बिहारी महिला से बोला, लगता है अभी घड़े में दरार पड़ गई है, तभी ये भरता ही नहीं है। अब थक जाएंगी हैंडपंप चलाते हुए। महिला ने बिहारी की बात सुनकर हैंडपंप चलाना बंद कर दिया और घड़ा उठाकर जाने लगी। बिहारी हैरत से देखने लगा, उंगली को होठ पर रखता हुआ सोचने लगा, अगर घड़े में छेद होता तो घड़े से पानी निकलता हुआ दिखता। खैर जो भी हो, पानी लेकर जल्दी से घर पहुंचकर सो जाऊंगा। बोतल भरकर बिहारी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट कर दी। बिहारी भी हैंडपंप पर हुए वाकयों पर विचार कर रहा था। उसके सभी तर्क विफल हो रहे थे। बिहारी वैज्ञानिक ढंग से स्वयं को उदाहरण देकर हर वस्तु की क्रियाविधि के बारे में समझ रहा था। न्यूटन का ये नियम ऐसे लागू होता है। अब जैसे कार को ही देखो, इसके शीशे भी सजावट के लिए थोड़े ही हैं, इसके पीछे भी विज्ञान है। कहते हुए जैसे बिहारी ने कार के शीशे में देखा तो पाया कि पीछे की सीट पर वही हैंडपंप वाली महिला बैठी है। बिहारी का ध्यान भटका और उसका संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी दाएं बाएं करते हुए पेड़ से जा टकराई। बिहारी बेहोश हो गया। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में।